नमस्कार साथियों, जीएस विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि हमारे पास प्रवक्ता का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, जिसमें कि 9 मई से लेकर के और 6 दिसंबर के बीच में प्रवक्ता भर्ती की सभी परीक्षाएं होनी है। और इसी में 10 मई को हमारा नागरिक शास्त्र की परीक्षा होने वाली है। और अंतिम समय में अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि लास्ट टाइम के लिए क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो उसी बात के ऊपर चर्चा को लेकर के आज मेरे साथ यहाँ पर हैं जीएस विजन के डायरेक्टर अरविंदर सिंह सर, और उनके साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा सर आपसे यह है, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि लास्ट मिनट की रणनीति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को ये रहता है कि जैसे दो पेपर उनके होने हैं इसमें, तो पहले तो ये बताइएगा कि ये पेपर किस तरीके से रहेंगे। सर देखिए, इसमें क्या होगा कि जो पेपर हैं, ये पेपर इनका 10 मई को है और एक ही दिन में इनके दोनों पेपर हो जाने हैं। और जब दो पेपर एक दिन में होते हैं तो यूकेपीएससी का जनरली पैटर्न क्या रहता है, 9 से 12 और 2 से 5 जी। तो बच्चों को पहली बात तो अपनी उस तैयारी से जाना चाहिए वहाँ पे जी। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो इनको पेपर का पता होना चाहिए, और दूसरी बात पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है जी। इनको इस पे फोकस कर दो पहले कि पेपर 1 में हम वेटेज कहाँ ले सकते हैं, पेपर 2 में वेटेज कहाँ ले सकते हैं। जी सर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नागरिक शास्त्र का जो हमारा पेपर है, पहले पेपर में हमारे पास पॉलिटिकल थिंकर्स और थ्योरीज भी है और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो बच्चों का ये रहता है कि इसमें कौन सा पोर्शन ज्यादा स्कोरिंग और हम पहले किसको अटेम्प्ट करें। सर देखिए, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ा ही होता है, थोड़ी बहुत तैयारी सबकी होती है, थोड़ा डीपली पढ़ना है और जो अलग चैप्टर जुड़े हैं वो पढ़ने हैं इनको। ठीक है। और मेन फोकस इनका थिंकर थ्योरी पे होना चाहिए। थिंकर थ्योरी से क्वेश्चन लगभग 70 से 75 आएंगे और इतने क्वेश्चन इनको कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये जो थोड़ा मॉडर्न का हिस्सा है यहाँ से क्वेश्चन जो है इनको आने हैं। गलती ना करें कि अभ्यर्थी क्या करेंगे, अभ्यर्थी यहाँ पे मॉडर्न को स्किप कर देते हैं और अगर वहां से 15-20 क्वेश्चन भी है तो डिसाइडिंग हो जाएंगे। बिल्कुल। और उत्तराखंड का भी उसमें राज व्यवस्था है, अगर उसको भी स्किप करेंगे तब भी दिक्कत है। उत्तराखंड का पूरा पढ़ लें। वैसे उत्तराखंड का दिया उन्होंने कम है, लेकिन जब उन्होंने संविधान भारत का लिखा है, उत्तराखंड में एग्जाम है, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड में क्वेश्चन आ सकता है। आप उत्तराखंड का पूरा स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ लीजिए, राज्य व्यवस्था का बस। इसमें सर क्या ये भी संभावना है कि उत्तराखंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे राज्य निर्माण आंदोलन से, या केवल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से, पंचायती राज वगैरह से क्वेश्चन? बिल्कुल हो सकता है। जब हम एक एफआरओ का पेपर देखते हैं, एफआरओ के पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही नहीं, तो आयोग ने डाल दी 4 क्वेश्चन। जी। हम कुछ नहीं कर पाए। अब आयोग उसको मैच कर देगा ना कि हमने यहाँ से इसलिए पूछ लेते जी। तो इसलिए अभ्यर्थियों को विशेष फोकस रखना चाहिए। थिंकर थ्योरी जो थिंकर दिए इनको पढ़ो, इससे बाहर मत जाओ। पहली बात जो है, लिमिटेड थिंकर हमें दे रखे हैं जी। और दूसरी बात क्या है कि थिंकर को पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। नागरिक शास्त्र विषय वाले अभ्यर्थी बात समझ लें कि तुलनात्मक राजनीति तो इनका एक टॉपिक है जी। और आपको तो हर जगह तुलनात्मक अध्ययन करने की आदत डालनी चाहिए। प्लेटो और अरस्तू का, ठीक है, इन दोनों के विचारों में क्या अंतर आया था, तो तुलनात्मक अध्ययन करें थिंकर थ्योरी में बढ़िया। और मॉडर्न को स्किप ना करें, मॉडर्न में बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। और उसके 1857 से है रिवॉर्ड से, उससे पहले का मॉडर्न नहीं है। उसके बाद का ऑलमोस्ट टॉपिक इनको जो है वो दे रखे हैं। नेशनल मूवमेंट का पूरा दे रखा है। फिर नेशनल मूवमेंट थोड़ा उत्तराखंड से भी टच कर लें जी। थोड़ा नजर मारे, 2-4-5 पेज के नोट्स होंगे। और उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था तो देखो, मेरा सजेशन है पढ़ लें। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा तो कल को ये ना हो यार कि हम पढ़ लेते, ज्यादा सही रहता है उसमें। जी जी सर। एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों का ये भी रहता है सर कि जैसे हमारे पास थिंकर्स है तो अरस्तु प्लेटो से लेकर के और अंबेडकर तक के थिंकर्स हमको लगभग सारे ही पढ़ने होते हैं। तो इसमें बच्चों की चुनौती रहती है कि इनकी किताबों को कैसे याद रखें या इनके स्टेटमेंट को कैसे याद रखें। क्या इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक काम करती है? सर इसके लिए काम करेगा जो एक अभ्यर्थी ने यूट्यूब पे कमेंट भी किया था कि सर वो डेटाबेस वाला बता दो कैसे करना है जी। तो जो मैं डेटाबेस बोलता हूँ ना, जैसे आज 20 दिन बचे हैं पेपर में, लास्ट के 3 दिन जो डेटा पढ़ना है इन लोगों को, वो अब निकालना है जी। अब मान लीजिए कि प्लेटो के बारे में, प्लेटो का बर्थ डेथ उसका सन लिख लो, डेटाबेस हो गया जी। उसकी बुक्स लिख लो एक तरफ से, जैसे आपको सूटेबल हो याद करना। मतलब मुझसे पूछें कि आप याद कैसे करोगे, तो मैं तो सर ईयर वाइज याद करूंगा, बड़ा आसान रहता है उससे ना। कई बार क्या होता है, ईयर मैच करने के लिए आता है कि कौन सी किताब किस ईयर में आई थी, तो ईयर वाइज कर लो, ईयर वाइज याद कर लो, वो याद करना आसान रहता है जी। और फिर उसके बाद जितनी भी कोटेशन आपको याद है, सही है, जो कोटेशन आपको नहीं याद कर पा रहे हैं उनको फैक्ट वाले में लिखिए। इनको नागरिक शास्त्र वाले अभ्यर्थियों को 700 पेज के नोट्स को 8 पेज में लाने का समय आ चुका है जी। ये लास्ट के 4 से 5 दिन उस 8 पेज को पढ़ें। जो डेटा होगा सन ईयर का, जो डेटा होगा बुक्स का, और जो डेटा होगा कोटेशन का जी। तो ये तो सर ने पेपर 1 की रणनीति हमको बताई। अब सर जैसे हम पेपर 2 के बारे में अगर बात करें, तो पेपर 2 में हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी हमारे पास है, और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारे पास है, जो कि बहुत डायनामिक भी होता है जी। तो इसको बच्चे को कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो अभ्यर्थी एक बात समझ लें कि पिछली बार 12 से 15 क्वेश्चन थे करंट के
जी। और करंट सारा आईआर से आता है जी। इस बार ज्यादा क्वेश्चन होंगे जी। और भी ज्यादा। तो आईआर का मतलब खाली ये नहीं कि इन्होंने थ्योरी पढ़ ली और संगठन पढ़ लिए, जी। करंट से बेट रहे हैं। जैसे हमने आज 200 नंबर का पेपर कराया करंट में, जो नागरिक शास्त्र आईआर करंट का था, तो इनको करंट पूरा पढ़ना पड़ेगा। करंट बहुत डिसाइडिंग होगा। करंट बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, करंट से कुछ बच्चे भागते भी ऐसा करने से, ठीक है। और वो मैं आपको बताऊं सर 15-20 क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर कर देंगे वो ना। बिल्कुल। और अब बात करेंगे सर सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की। जी। लोक प्रशासन बहुत सीमित सिलेबस है जी, ठीक है जी। और लिमिटेड सिलेबस है, नौकरशाही को अच्छे से पढ़ लें जी। और उसके बाद लोक प्रशासन में बड़ा अच्छा उन्होंने दे रखा है बजट और ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस में क्लियर लिखा है उत्तराखंड के संदर्भ में। जी। तो विशेष फोकस इनका रहना चाहिए बजट भारत उत्तराखंड और ई गवर्नेंस भारत उत्तराखंड, ठीक है जी। और एक और खास चीज ये है कि जब लास्ट वीक हमने बजट का पेपर कराया था जी, तो मैंने नागरिक शास्त्र के बच्चों को क्या बोला था, मैंने कहा तुम भी देख लेना पेपर एक बार भाई जी, क्योंकि बजट प्रोसेस है इनके में, क्या पता बजट से कोई और क्वेश्चन निकाल दे वो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर यही था सर कि जैसे बैड में हमारे पास यहाँ पर बजट भी है, तो बजट में क्या हमको केवल बजट की थ्योरी को पढ़नी है, जो करंट में हमारे बजट के प्रावधान है उसके बारे में भी हमको बजट थ्योरी, बजट पास होने के चरण, बजट के प्रकार जी, ठीक है जी। वर्तमान में सरकार क्या बजट में नया लेके आई है, बजट के नए क्या क्या नाम है हमारे यहाँ पर, बजट की हिस्ट्री क्या रही है, तमाम चीजें इनको पढ़नी पड़ेगी। बजट में कौन कौन सी कमेटियां काम करती हैं, क्या क्या काम होते हैं उसके आगे, सीएजी, और बजट में क्या रोल है सीएजी नियंत्रण महालेखा परीक्षक का, तो वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसको जोड़ के पढ़े, बहुत लंबा नहीं है, 2-3 लेक्चर की कहानी है, आराम से जो है इजीली जो है कवर कर लेंगे। इसी में एक टॉपिक सर हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बच्चों को बहुत डराता है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जी, अगर उसको एक बार पढ़ लिया तो, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग में थ्योरी है जी, उसके बाद संघात्मक एकात्मक सरकारें, विधायिका वगैरह इन सबको पढ़ना है, और उसमें अगर आपको कहीं क्वेश्चन 100% आएगा जी, तो प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है जी, बिल्कुल। और इसकी थ्योरी के लिए क्वेश्चन आना है। बहुत इसका सिलेबस बहुत सीमित है जी, जैसे थिंकर है ना, किसी किताब में मिलकर थिंकर ने बात बोली थी जी, पढ़ा ही नहीं हमने कभी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लिमिटेड सिलेबस है, उसी को पढ़ लो। मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर 45 मार्क्स का आएगा, मेरे अकॉर्डिंग 40 से 45 मार्क्स का आएगा, तो आप 32 से 35 नंबर कहीं नहीं छोड़ोगे जी, लिमिटेड सिलेबस है। बिल्कुल। एक सर लास्ट टाइम पे ये भी क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि क्या हमको लास्ट टाइम पे कोई नई बुक उठानी चाहिए या कुछ नया पढ़ना चाहिए, या फिर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उसी के रिवीजन के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए? देखिए सर, एक बात ये आप भी जानेंगे, हमारे साथ भी जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे होता था। सच है कि एग्जाम देने गया कोई भी अभ्यर्थी 100% नहीं है, बिल्कुल, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का छूट जाता है, बिल्कुल। तो आप अगर सोचेंगे हम किताब उठा के पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी। जितना पढ़ लिया, जितना हो गया, उस पे अपनी कमांड और करो, प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, A4 साइज का ब्लैंक पेज लो, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, इन पे फोकस करो। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे बहुत ज्यादा फोकस मत करें बस खाली, और अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस जो छूटा है उसको कवर अप करने का जो है ये प्रयास करें जी। एक क्वेश्चन और जो बच्चों का रहता है, जैसे एग्जाम में हमको कई बार लगता है कि किसी क्वेश्चन में 50-50 का डाउट है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हमको अपने गेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए या ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए? 100% सर, 100%। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हमने कभी सुना ही नहीं जी, बिल्कुल नया, ऑप्शन भी नहीं, तो दूर रहो, उससे दूरी बना कर रखो जी। और अगर किसी एक क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर नहीं है इसका जी, और 3 में कंफ्यूजन है, तो थोड़ा प्रयास करो जी। और अगर 50-50 है, 100% करके आओ, क्योंकि अगर ऐसे सर इनका जो पेपर है 300 प्रश्न इनके पास जी, और अगर ऐसे 50-50 हिट एंड ट्रायल वाले में 15-20 भी करके आए जी, 12-13 भी सही करके आ गए जी, तो कवर भी कर लिया, नंबर भी बढ़ गए, बिल्कुल। देखिए एक बात तो ये स्पष्ट है, ये समझ लें सभी लोग, प्रवक्ता के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल, अटेम्प्ट के बिना नहीं होगा, क्योंकि वो जमाना चला कि पेपर टफ, अब टफ की डेफिनेशन कोई नहीं है जी, और नहीं आएगा, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है, तो मुझे लगता नहीं कि आयोग उसे बहुत टफ बनाएगा, बिल्कुल, आयोग उसे मॉडरेट लेवल का बनाएगा। और जब पेपर इजी से या मॉडरेट लेवल का आता है, तब मेरिट हाई जाने के आसार होते हैं जी, और जब मेरिट हाई जाने के आसार होते हैं, इस कंडीशन में क्वेश्चन छोड़ा नहीं आता। प्रयास करो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, कुछ करो, बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए बस। फिर एक क्वेश्चन आजकल मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, सभी परीक्षाओं में रहता है बच्चों को एग्जाम से पहले ही कट ऑफ का, कितने क्वेश्चन किए जाएं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो? नहीं सर, ये देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का आ गया जी, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम करके आइए जी, ठीक है। और अगर पेपर टफ आया, जिसके आसार बहुत कम है, टफ पेपर जो है बहुत कम आसार हैं, तब डिसाइड किया जाता है कि मैं
पहले वो क्वेश्चन कर लूं जो मुझे आते हैं जी, और बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि टफ में मेरी डाउन जाएगी, वो सबके लिए टफ है। ठीक, लेकिन पेपर मॉडरेट टू इजी है, इजी टू मॉडरेट है, तब तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम करके आने पड़ेंगे। और बच्चों को ये सवाल हमेशा गलत होता है, इसको हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते पेपर वो से पहले, तो ये डिसाइड करेंगे। पेपर इनके पास आना है, बिल्कुल जैसे पेपर आएगा पेपर पर सस्ते नजर मारे, 3 घंटे का टाइम है, बिल्कुल, दिक्कत क्या है, आराम से नजर मारिए, उसके बाद पेपर को देखिए और देखने के बाद तब उस पेपर को आप जो है वो अटेम्प्ट कीजिए, पूरा समय लेके कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और गलती ना कीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन भी पढ़िए। बिल्कुल सर, हाँ। कई बार क्या होता है कि हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने से आंसर नहीं आता, इंग्लिश में पढ़ लो आंसर आ जाएगा। और फिर ये भी लिखा रहता है कि अगर प्रश्न में कोई भी त्रुटि होती है तो अंग्रेजी वाला ही अंग्रेजी की कॉपी जो है वो मानी जाएगी। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोगों को एक बार जरूर पढ़ने हैं। जी। एक मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे सर, कि एग्जाम हॉल में जो स्टार्टिंग के 10 मिनट होते हैं वो बड़े एंजाइटी वाले होते हैं, तो उसको कैसे टैकल करें? उसको मैं सर, उसके पीछे साफ वजह है कि वो उसके लिए एंजाइटी होते हैं जिसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता यार, इसकी तैयारी बहुत अच्छी है। जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी 100% नहीं होगा, इसलिए कभी किसी के 100% नंबर आते ही नहीं है। जी बिल्कुल। अब देखना, अगर 300 नंबर का पेपर है तो 240 वाले मिलेंगे, 220 वाले मिलेंगे, इसका मतलब 100% तो था ही नहीं, कोई था ही नहीं। तो आप खुद का मोरल क्यों डाउन कर लिए सब बोल के कि आपका तैयारी कम है या उसकी तैयारी अच्छी है? एग्जामिनेशन हॉल में घुसो इस मेंटेलिटी के साथ, जितना मुझे आता है वो इस क्लास से ज्यादा ही है, बिल्कुल, जितने लोग बैठे हैं इनसे तो ज्यादा ही है, इस कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। अगर कॉन्फिडेंस लूज किया, एंजाइटी आ गई, तो मैं सर डेफिनेटली 100% बोल रहा हूँ 300 में से इनके कम से कम 8 से 10 सवाल मुंह बोल के गलत होने वाले हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे आपके एग्जाम को लेकर के हमारे जितने भी प्रश्न हो सकते थे, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में हमने बात की, और भी जो आप लोगों के क्वेश्चन हमको मिले थे उनके बारे में हम लोगों ने सर के साथ यहाँ पर चर्चा की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ने आपके सारे के सारे प्रश्नों का समाधान कर लिया होगा, जो भी प्रश्न आप लोगों के रहते हैं एग्जाम हॉल से पहले। तो अब हमारा पूरी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। और हम उम्मीद, जैसे कि सर ने कहा कि आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी नहीं लेनी है, उसमें आप अपने 8-10 क्वेश्चन गलत कर देंगे एग्जाम हॉल में। कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि जो आपने पढ़ा है उसी के बल पे आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। और एग्जाम हॉल में ऐसा कोई 30 मार्क नहीं है कि जिसको आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो, है ना, तो वहां पर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।